Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. This is our lecture number 15 of 60 days challenge. In every lecture, we discuss important 10 question of CSIR NEET, IIT exam, NBHM and TIFR and GATE. Now today we will discuss the 10 question in which there are 6 question of real analysis, 2 question of complex analysis and 2 question from applied. Now this is our lecture number 15. Before starting lecture, हमेशा की तरह जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस मिल सके। इसके अलावा लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। जिन्होंने भी स्टार्टिंग के 14 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके 60 डेज चैलेंज में आप सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट, तो आपको सारे वीडियो सबसे टॉप में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे ये भी सर्च कर सकते हो द 60 डेज चैलेंज ऑफ CSIR नेट, तो भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां से आप सारे 14 लेक्चर्स देख सकते हैं और ये लेक्चर नंबर 15। इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स के जो पीडीएफ है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वहां से आप लिंक होगा वहां पे, तो वहां के लिंक का यूज करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 15। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता क्या है? तो यहां पे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है और हमें ये डिसाइड करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या फिर हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी फंक्शन की वैल्यू, या फिर ये जिस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रहा है दैट इज लिमिट ऑफ फंक्शन, क्या वो कंटिन्यूअस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां पे सिंपल डेफिनेशन होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है मीन्स वो लिमिट होगा। या फिर एप्सिलॉन डेल्टा डिस्टेंस के बारे में बात करें तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट whenever n not greater than n, then then an minus l, where l is a limit point, the distance between an minus l, that is mod of an minus l is less than epsilon whenever n is greater than n naught। तो ये डेफिनेशन था। तो सेम डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए भी होगा, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, that is here n not depend on x or not. If n not only depend on epsilon, does not depend on point, that means the sequence converges uniformly, otherwise point wise। तो समझते हैं कि होता क्या। ठीक है, मीन्स अगर हमने एक सीक्वेंस ले लिया फंक्शन का, अगर मान लो अब फंक्शन क्या हो सकता है, कोई भी a से लेके b तक एक सबसेट हो सकता है where f is a function going from a to b, where a and b are a subset of real number। ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे a से लेके b तक हम क्या करेंगे f1 f2 3 f3 सॉल्व अप टू fn। ये सपोज हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, मीन्स ये हो सकता है ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ज कर रहा है f पे, but there are two concepts, that is point wise convergence or uniformly convergence। Then the question is that what is the difference between point wise convergence and uniformly convergence? There is a small difference between point wise convergence and uniformly convergence, that is for every epsilon greater than 0 there exists n not belongs to natural number which depends both on epsilon and x। मीन्स ये जो डोमेन होगा, तो अगर हम बात कर रहा हूं f of x,
वेयर x बिलोंग्स टू a। तो ये जो x है अगर इस x पे डिपेंड कर रहा है एंड नॉट, दैट मीन्स तो ऐसे कन्वर्जेंस को हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट वाइज। तो अगर यहाँ पे एंड नॉट डिपेंड कर रहा है विच डिपेंड्स बोथ ऑन एप्सिलॉन एंड x सच दैट fn ऑफ x माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन n नॉट। यानी कि हर इस n नॉट के बाद जो सीक्वेंस और उसके लिमिट, ये f ऑफ x क्या है यहाँ पे हमारे पास, लिमिट ऑफ फंक्शन, वेयर f ऑफ x इज ए लिमिट ऑफ फंक्शन। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, या फिर सिंपल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव fn ऑफ x को हम क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और यहां पे जो लिमिट आएगी तो इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ये सिंपल, यहां पे लिमिट अप्लाई पुट कर देंगे और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो यहां पे जो भी लिमिट होगी उसे हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन। बट अगर सपोज यहां पे एप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है तो ये होगा, बट अगर जो n नॉट है ये डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अब पहले हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, fn ऑफ x इज इक्वल टू x इज टू 1 बाय n। लेट fn ऑफ x इज इक्वल टू x इज टू 1 बाय n, जहां पे x की वैल्यू है 0 से लेके 1 तक। अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसकी तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे x इज टू 1 बाय n। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके दो लिमिट आ रही है, एक तो 0 और 1। तो 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, और x जब बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये हमारे पास fn ऑफ x की वैल्यू होगी कि fn ऑफ x, द लिमिट fn ऑफ x इज इक्वल टू 0 और 1। 0 जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, द लिमिट, जो लिमिट फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं, वी से दैट कि द f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड 1 when x is equal to 0 and when x belongs to open interval to close interval 1, the open interval 0 to close interval 1 means ये हमारे पास f of x है। Here f of x is not a continuous function। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो है, और इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, 0 और 1। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0, x की वैल्यू 0 ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक बना रही। सेकेंड थिंग हमें ये पता चल रहा है यहां से कि जो f ऑफ x की वैल्यू है, द f ऑफ x इज इक्वल टू 0 1, दैट मीन्स f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन 0 टू 1, यानी कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जी, और थर्ड हमें एक थ्योरम यूज करना है कि अगर f ऑफ n, इफ fn converges to f uniformly convergent, then f must be continuous। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर fn कन्वर्ज कर रहा है f पे, दैट इज fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, देन f must be continuous। By using contrapositive, since f is not continuous, that means f is not uniformly continuous। Now check the option, limit fn of x exist for all x, मीन्स ये कह रहा है कि लिमिट fn x की लिमिट जो है वो हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ तो हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हो रहा है। सेकेंड कह रहा है कि fn of x, जो लिमिट fn ऑफ x है, यानी कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 है, ये डिफाइन करता है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है कि fn कन्वर्जेस होगा यूनिफॉर्मली, बट हम थ्योरम का यूज करेंगे कि अगर fn कन्वर्जेस कर रहा है f पे यूनिफॉर्मली तो f मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट विच इज नॉट ट्रू, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू। अब ये कह रहा है कि लिमिट fn ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, बट ये भी ट्रू नहीं है,
कि ये सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है, बाकी हर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मीन्स ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। तो देयरफॉर द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ए। नाउ अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इंटरवल दिया है, मतलब एक सेट है आई वेयर आई 1 यूनियन 2। तो यहां पे एक डिस्टेंस फंक्शन, हमें डिस्टेंस फंक्शन दिया है और ये शो करना है कि ये जो एक ग्राफ बनेगी क्या वो डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो ठीक, नहीं है तो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं, ये सारे क्वेश्चन। तो यहां पे हम पहले डिस्टेंस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया है वो देखते हैं। आफ्टर दैट वी ड्रॉ देयर ग्राफ, बाय यूजिंग ग्राफ we check the function is continuous or discontinuous or differentiable or not differentiable at a which point। तो हम डिस्कस करते सारे क्वेश्चन को। पहले ये देखते हैं कि डिस्टेंस को डिफाइन किस तरीके से किया है। वेयर आई इज मतलब आई हमारे पास एक सेट गिवन है जहां पे 1 यूनियन 2, मतलब ये 1 एक पॉइंट है और 2 एक पॉइंट है, मतलब सेट के पास सिर्फ 2 पॉइंट है, 1 और 2। अब डिस्टेंस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो सारे x जो कि डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो यहाँ फंक्शन है वो x और i का डिस्टेंस है, वेयर i इज 1 and 2। तो पहले हम समझते हैं कि i हमारे पास क्या है, ये एक 1 यूनियन 2। तो ये हमारे पास एक i गिवन है 1 यूनियन 2, और जो डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया है वो x और i के बीच का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, द इन्फिमम ऑफ x माइनस y सच दैट y बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास i क्या है, तो i की एक पॉइंट तो यहां होगी 1 पे और i का एक पॉइंट 2, मतलब ये हमारे पास हो गया i, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। अब अगर सपोज मैं 0 पे खड़े हो जाऊं, ठीक है, तो 0 से लेके 1 का डिस्टेंस कितना है 1, तो देयरफॉर जो पॉइंट आएगी 1 पे आएगी। मैं अगर -1 पे खड़े हो रहा हूं तो 0 से लेके -1 से लेके 1 का डिस्टेंस कितना है 2, मीन्स ये पॉइंट कहां हो जाएगा 2 पे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहां खड़े हो रहा हूं तो जो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 2 से, और कितना डिस्टेंस है 0। अगर मैं 1 पे खड़े हो रहा हूं तो 1 और 2 में किससे डिफरेंस इसका मिनिमम है, तो 1 से, और कितना है डिफरेंस 0, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आएंगे। ठीक इसी तरीके से जब मैं 1.5 पे आ रहा हूं तो 1.5 से दोनों सेम डिस्टेंस है, और कितना डिस्टेंस है 0.5, मीन्स ये ग्राफ कहां चली जाएगी 0.5। और जब इसके बाद जैसे जैसे मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, जैसे मैं यहां हो रहा हूं तो ये इतनी डिफरेंस, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1.25, मैं अगर 1.25 पे हूं तो डिस्टेंस कितना होगा 0.25, 1 से मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.75, तो यहां पे हम 0.25, तो ये फंक्शन यहां जाएगी, फिर ये डाउन होगा, और इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ होगा। अब ये क्लियरली हमें यहां ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, सिंपल इस फंक्शन का यूज करके हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली अ कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट अ 1। दिस पॉइंट इज 1.5, दैट इज 3/2 एंड 2, मीन्स 1 पे 3.2 पे और 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, अरे सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, और कॉर्नर पॉइंट पे कभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये लास्ट लेक्चर इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट अ कॉर्नर पॉइंट सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, मीन्स यहाँ पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए इस फंक्शन पे, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं तो फंक्शन हर जगह हमारा कंटिन्यूअस है। सेकेंड कह रहा है कि कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओनली x इज इक्वल टू 1, नहीं क्योंकि वो डिफरेंशिएबल 3 पॉइंट पे नहीं। तो 3 पॉइंट कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें कह रहा है कि ओनली वर्ड है कि 1 and 2 पे, तो सी भी ऑप्शन रॉन्ग, बी भी ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि ओनली x इज इक्वल टू 1 3/2 2, मीन्स कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे 1 पे 3/2 पे और 2 पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 143 विच इज रिलेटेड टू
सीरीज ऑफ सीक्वेंस मीन्स हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और सेकेंड वैल्यू को मीन्स इसको एक्सपांड करना है। तो इसका एक्सपांशन ओपन करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन होता है। इससे पहले हमने एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 143। हमारे पास ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n+1 अपॉन n इज इक्वल टू log 2। ये हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, समेशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n n इंटू n+1, ये वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहले इसे ओपन कर देंगे। सपोज अगर इसे हम ओपन करेंगे तो जो log 2 की वैल्यू है वो सिंपल क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। मीन्स प्लस माइनस इस तरीके से ये सिर्फ साइन चेंज करने का काम करता है। मीन्स पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। और यहाँ पे ये n है मीन्स 1 2 3। मीन्स सिंपल ये 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इस तरीके से होगा। और साइन अल्टरनेट चेंज होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस इस तरीके से चलेंगे। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, समेशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n इंटू n+1। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n+1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n+1 लेके जाएंगे और ये माइनस n, तो n कैंसिल होगा, सिर्फ 1 रहेगा और 1 अपॉन n इंटू n+1। मीन्स इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देन if you open the bracket minus 1 raised to n 1/n minus summation 1 to infinity minus 1 raised to n 1 upon n+1। अब जब हम इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे n+1 था, यहाँ पे n+1 थी। मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगी वो माइनस होगी और ये बाकी तो सेम है, 1/n है। यहाँ पे सिर्फ साइन जो होगा माइनस से स्टार्ट होगा, यानी -1 + 1/2 -1/3 + 1/4 इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। माइनस, अब अगर इस एक्सपांशन को हम ओपन करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, यानी कि 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 से स्टार्ट होगी। बाकी साइन यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं तो ये माइनस से स्टार्ट होगा, यानी माइनस, और वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, यानी -1/2 + 1/3 -1/4 इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या होगा, 1 -1/2 + 1/3, यानी ये log 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके प्लेस पे माइनस लिख के मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, log 2, क्योंकि हमारे पास 1 -1 + 1/3 -1/4 की वैल्यू क्या है, log 2, और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी, मीन्स माइनस log 2। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे -1/2 है, +1/3 है, -1/4 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे -1/2 है, +1/3 है, -1/4 है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं है, तो एक काम करते हैं 1 और -1 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि -1 + 1 तो 0 होगा। मीन्स यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं -1 और +1 जब ऐड करूंगा तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, log 2। बस ये सिंपल सॉल्व हो गया। तो ये माइनस log 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 और ये माइनस log 2, यानी ये 1 माइनस 2 log 2। तो यह हो गया हमारा आंसर। मीन्स इस तरीके से एक्सपांशन ओपन करके लिख सकते हैं, या फिर सिंपल हम इसे n+1 से एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल है कि एक्सपांशन को ओपन करके हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 - 2 log 2, दैट इज ए ऑप्शन रॉन्ग, ए ऑप्शन
राइट बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग. Now the question number 144 which is very simple which is related to metric space. अब metric space सिंपल क्या होता है, एक metric space किसी भी सबसेट को हम metric space तब कहते हैं जब उस पर एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होता है. मेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक को हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं. अब डिस्टेंस फंक्शन मतलब क्या होगा कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं. और x इज अ सबसेट, x सपोज x इज एनी सबसेट is said to be metric space if there exists a metric or a distance function d from x cross to x to r. यानी कि दो पॉइंट लेना है और जो उसकी इमेज होगी वो फिर से x में ही जानी चाहिए. सच दैट देर आर 4 एक्सियम्स, जिसमें से पहला एक्सियम्स ये होता है, अब डिस्टेंस फंक्शन है तो डिस्टेंस कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है और इज इक्वल टू 0 होगा. कभी भी डिस्टेंस किसी चीज का निगेटिव नहीं होता, या तो वो 0 डिस्टेंस होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा. अब 0 कब होगा, जब वो सेम पॉइंट पे हो, यानी कि x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 तब होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास कोई भी सपोज एक स्पेस है, मैं किसी भी दो पॉइंट को ले रहा हूं तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा. और ठीक इसी तरीके से अगर सेम पॉइंट है, सपोज x भी यही है, x इज इक्वल टू y, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा आपस में कितना होगा, डिस्टेंस 0 होगा. तो सेकेंड तरफ ये होता है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई. पहला तो ये था कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. सेकेंड 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई. थर्ड ये है कि डिस्टेंस को यहां से यहां काउंट करे या फिर यहां से यहां काउंट करे, डिस्टेंस सेम होता है. यानी कि डिस्टेंस ऑफ x एंड y, दिस इज पॉइंट x एंड y, तो जो डिस्टेंस होगा x से लेके y तक का वो सेम होगा मगर हम y से x काउंट करेंगे. ये थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि सपोज दो पॉइंट है x एंड y, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन, अगर सपोज मैं किसी और पॉइंट से होके जाऊं, मुझे जाना है x से y, और अगर मैं कहीं से मुड़ के जा रहा हूं यानी कि किसी z पॉइंट से होते हुए जा रहा हूं, तो ये इन दोनों डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, कम होगा. तो ये शॉर्टकट रास्ता है, ये लंबा रास्ता है. तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो हमेशा, जो भी लॉन्ग रूट होता है उससे हमेशा स्मॉल होता है. दैट मीन्स एक्स वाई इज लेस देन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई. तो ये हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं कि कैसे चेक करते हैं कि कोई भी स्पेस मैट्रिक स्पेस है या नहीं. इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक दैट इज डिस्टेंस फंक्शन, और वो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे सारे मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक. तो ऐसे सारे मतलब अगर मैट्रिक स्पेस एग्जिस्ट हो रहा है किसी भी सेट के पास, तो दैट मीन कि वो जो स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होगा विथ मैट्रिक डी. तो यहां पे मिनिमम तो नहीं हो सकता. अगर फॉर एग्जांपल मैं x को 1 ले लूं, यहां पे किसी नेगेटिव नंबर को ले लूं, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. बट डिस्टेंस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. अब यहां पे सिंपल रिजल्ट याद रखना है. मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं x टू n माइनस y टू n. कहीं भी अगर इस तरीके का डिफाइन किया तो याद रखना n की वैल्यू अगर ऑड है तो हम कहेंगे कि वो हमेशा मैट्रिक स्पेस फॉर्म करता है. बट अगर n की वैल्यू इवन है तो वो कभी मैट्रिक स्पेस फॉर्म नहीं करता. क्यों नहीं करता, उसका रीजन ये है कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं होता कि अगर सपोज मैट्रिक स्पेस 0 होगा तो इट मे नॉट बी कि पॉइंट 0 हो. सपोज ये 0 है, सपोज डी एक्स वाई 0 कब होगा, जब ये पॉइंट 0 होगा. ये पॉइंट कब 0 होगी, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो जो इंटरनल पार्ट है वो 0 होना चाहिए. इंटरनल पार्ट कब 0 होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. बट ये इंप्लाई नहीं करता है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम होगी. अगर मैं x के प्लेस पे -1 ले लूं और y के प्लेस पे 1 ले लूं, तो x और y आपस में डिफरेंट है बट दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सेम होगा. मीन्स ये फंक्शन सेकेंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये भी क्या नहीं होगा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करता, ये भी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करता, और बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये, अब सिंपल ये मॉड फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 होगा. मॉड फंक्शन है तो x माइनस वाई लिखे या फिर माइनस 5x लेके सेम होता है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड फंक्शन में सेटिस्फाई होती है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ x z प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई. तो सिंपल मॉड का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं. तो ठीक, बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 145, ये रिलेटेड है ट्रिपल इंटीग्रल से. काफी सिंपल क्वेश्चन होता है ये, जब हमारे पास सिंपल लिमिट गिवन हो. तो यहाँ पे हमें
बताना है कि इस लिमिट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास लिमिट क्या है कि x की जो लिमिट है वो 0 to 2 जा रही है, y की लिमिट 0 to 1 माइनस जेड जा रही है, और z की जो लिमिट है वो 0 से 1 जा रही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पहले हम समझते हैं कि हमारे लिमिट किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन नंबर 145। अगर हम x की लिमिट की बात करें तो x की जो लिमिट है वो 0 to 2 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम y की लिमिट की बात करें तो y की जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 माइनस जेड तक जा रहा है। तो अगर हम यहां पे अगर लिमिट को चेंज करें, ठीक है, तो x की लिमिट तो 0 to 2 ही जाएगी, बट अगर मैं y की लिमिट को z में चेंज करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? y की लिमिट मीन्स y इज इक्वल टू 0 और y कहां से कहां तक जा रहा है? 1 माइनस जेड से। तो देयरफॉर अगर मुझे z की लिमिट निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? z को ये साइड 1 माइनस 1। तो सिंपल, अब जो z की वैल्यू है, अगर सपोज मैं y के प्लेस पे 0 पुट करता हूं तो ये 1, और अगर सपोज मैं y के प्लेस पे 1 माइनस जेड पुट करता हूं तो 1 माइनस जेड, तो ये सिंपल क्या 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस जेड, तो यानी कि 1 टू जेड जाएगा। अरे सॉरी, तो यहां पे ये जेड की जो लिमिट है तो ये 0, और दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू 0 to 1 माइनस वाई तक जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि किस में x की लिमिट 0 to 2 होनी चाहिए और जो z की लिमिट है वो 1 to y, मतलब 0 to 1 माइनस वाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं 0 to 1 माइनस 1 सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है a और b में, तो c और d ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखते हैं dx की लिमिट 0 to 2 होगी, यहाँ पे z की लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 to y, और dy की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 1। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना होता है तो हम जब लिमिट निकालते हैं ना, तो किसी जेड को हम क्या करते हैं? उसे प्रोजेक्ट कर देते हैं एक्स वाई पे, और उसके बाद उसके लिमिट को चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो सॉल्व नहीं होता है तो हम उसे चेंज करते हैं, जिसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करके हम उसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 146, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ चेन रूल का यूज करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, या फिर मैं इसका टेलीग्राम पे आपको लिंक, आप उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, या फिर आप खुद कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है IIT जैम का, कि f एक r से लेके r तक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वेयर GH(r²) से लेके r तक एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f u v, यहां पे ध्यान दो, f u v को डिफाइन किया है v to u f of t dt। अब u क्या है? x और y का फंक्शन है, v क्या है? h x और y का फंक्शन है। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है कि डेल f बाय डेल x की वैल्यू और डेल f बाय डेल y की वैल्यू। तो सिंपल हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। पहले तो ये समझना है कि जो f है वो f किसका फंक्शन है? u v का फंक्शन है। यानी कि जब हम फाइंड करेंगे डेल f बाय डेल x, तो पहले डेल f डेल u क्रॉस डेल u बाय डेल x होगा, प्लस डेल f बाय डेल v क्रॉस डेल v बाय डेल x होगा। ठीक इसी तरीके से जब हम डेल f बाय डेल y निकालेंगे तो ये हमारे पास डेल f बाय डेल u बाय डेल x प्लस डेल f बाय डेल v बाय डेल y। तो अब यहाँ पे सिंपल हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास बाकी सारी वैल्यू गिवन है, यहां पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। सिंपल यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास u f सारी वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास f गिवन है, तो यहाँ पे हम लेबनिट्स का रूल यूज करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। u और v सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए होगा, तो आपको ये करना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 147 विच इज रिलेटेड टू
आइडेंटिटी थ्योरम। तो आइडेंटिटी थ्योरम पे नेट में हर साल यानी कि या फिर हर एग्जाम में, चाहे वो दिसंबर का एग्जाम हो चाहे जून का, आइडेंटिटी थ्योरम पे 1 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं और वो काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करना होता। अब आइडेंटिटी थ्योरम होता क्या है? सिंपल आइडेंटिटी थ्योरम ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफ और जी, मान लो ये एनालिटिक है इन डोमेन डी, और मान लेते हैं कि एस अगर कोई भी सेट है, एस इज एनी सेट इन विच जो उसका लिमिट पॉइंट है वो कंटेन करता है डी के अंदर, कंटेन इन डी। पहला तो ये कि एफ और जी क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। और एस अगर कोई भी सेट है जिसके अंदर उसका लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, देन अगर एफ इज इक्वल टू जी है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, इंप्लाइज दैट कि एफ इज इक्वल टू जी हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। यानी कि अगर इस सेट के कोई भी सेट जिसका लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन है, तो अगर इन सारे पॉइंट के लिए फंक्शन इक्वल है तो इसका मतलब वो थ्रू आउट पूरे हमारे डोमेन पे फंक्शन क्या होता है? इक्वल हो जाता है। बस ये सिंपल थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे एफ ऑफ जेड फंक्शन गिवन है, हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर है जिसमें एफ ऑफ एन को डिफाइन किया है 2n अपॉन 3n+1। तो यहां पे सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करना है। अब मान लेते जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एफ ऑफ जेड को मैं डिफाइन करता हूं 2 3 प्लस जेड। अब ये कैसे डिफाइन करते? सिंपल होता है, जैसे यहां पे एफ ऑफ 1/n 2n अपॉन 3n+1, ठीक है। तो ये 1/n को हम पुट कर देंगे जेड, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/z। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास मिलता है एफ ऑफ जेड। तो इसे सपोज हम जी ऑफ जेड कह देते हैं, और एफ ऑफ 1/n हमारे पास गिवन है क्या? 2n 3n+z। तो यहां पे अगर हम सपोज 0 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा। इस तरीके से अगर सपोज यहाँ पे मैं एफ ऑफ 1/n पुट कर रहा हूं तो ये किसके इक्वल होगा? जी ऑफ 1/n। अब सिंस 1/n इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी? 0, और क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है कि यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल के अंदर 0 कंटेन करता है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम अगर किसी सेट के अंदर जी ऑफ 0 एफ ऑफ 0 मतलब जी और एफ इक्वल है, और वो जो भी सेट है उस सेट का लिमिट पॉइंट अगर डोमेन के अंदर कंटेन करता है, मीन्स ये जो फंक्शन है पूरे डोमेन पे इक्वल हो जाएंगे। मीन्स जो बिहेवियर यहाँ पे एफ ऑफ 1/n का है वही ठीक बिहेवियर किसका होगा? जी ऑफ जेड का होगा। मीन्स वो दोनों फंक्शन अब सेम हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जी ऑफ जेड को देख के हम ये डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं और बाकी देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है। ये कह रहा है कि 0 पुट करने पे 2/3 आएगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 0 यानी 2/3। तो ऑप्शन 1 तो राइट हो गया कि 0 पुट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3। सेकेंड ये कह रहा है कि एफ के पास सिंपल पोल होगा एट -3 पे, तो क्लियरली यहाँ पे जेड पे हमें क्या मिल रहा है? एक -3 पे जेड इज इक्वल टू -3 पे क्या मिल रहा है? एक सिंपल पोल। तो बी ऑप्शन राइट। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि 3 पुट करने पे 1/3 होगा, तो 2 जेड के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कह रहा है कि नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, तो बट ये रॉन्ग हो गया। बाय यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 148। अब ये सिंपल सा थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई भी एंटायर फंक्शन है तो वो एट मोस्ट 1 पॉइंट को ही छोड़ सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एफ एज्यूम ऑल द वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 1 पॉइंट, यानी कि एटमोस्ट 1 या 2 पॉइंट को छोड़ के अगर वो 1 से ज्यादा पॉइंट को छोड़ रही है दैट मीन्स वो फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होगा।
अदरवाइज वो किसी पॉइंट को छोड़ती ही नहीं है। तो उस थ्योरम का यूज करके अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो अगर उसका रियल एफ बाउंडेड हो या फिर इमेजिनरी एफ बाउंडेड हो या फिर एफ कांस्टेंट हो, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं कि अगर सपोज रियल एफ बाउंडेड, इमेज एफ बाउंडेड, तो वो फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ ऊपर की वैल्यू ले रहा है, रियल एफ बाउंडेड है यानी कि बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, और एंटायर फंक्शन की अगर एक से ज्यादा पॉइंट छूट रहे मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होगा तो राइट हो गया। ये कह रहा है कि एफ कांस्टेंट हो गया, राइट हो गया। ये कह रहा है कि एफ जीरो होगा तो नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि एफ जीरो होगा, सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये कह रहा है कि एफ डैश इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अब एफ ही कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, बट ये कह रहा है कि वो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा तो ऑप्शन रॉन्ग, यानी कि ए और बी ऑप्शन राइट होगा, बाकी सी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 149, तो क्वेश्चन नंबर 149 तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 150 तो ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है सिंपल। ये भी ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये एक कॉशी आइलर प्रॉब्लम्स होता है जिसमें हम x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड और z इज इक्वल टू log x पुट करके इसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल यहाँ पे dy बाय dz लिखते हैं और यहाँ पे हम सिंपल x dy बाय dx के प्लेस पे सिंपल dy बाय यहाँ पे हम d इंटू डी माइनस वन लिखते हैं। इसके प्लेस हम क्या ले सकते हैं, dy बाय dz प्लस यहाँ पे d इंटू डी माइनस वन dy dz। तो ये सब थ्योरम यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए 10 क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं।